ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में एजेंसी पढ़ रहे थे और कहाँ खत्म किया था मुझे भी कुछ याद नहीं है, तो मैं मैम स्क्रीन सब शेयर एजेंट करती हूँ। सब एजेंट क्या? था शायद। मैम सब क्या? एजेंट तक शायद हो। अच्छा, ओके, दो तीन तरह के एजेंट्स रह गए थे डिस्कस करना। ठीक है, कर लेते हैं। मैं भी शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा प्लीज। और ऑडियो म्यूट कर लीजिए अगर जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी आवाज नहीं आएगी। बस एक बार देख के बताते रहना कि ये सब हो गया था या नहीं। को एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एंड सब एजेंट, ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। ओके, फैक्टर्स में शायद फैक्टर्स भी डिस्कस मैं कर रही थी शायद, या हुआ था या नहीं हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। ये नहीं हुआ मैम, ये नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट्स में बता रही थी कि मर्केंटाइल एजेंट्स कॉमर्शियल एजेंट्स को बोलते हैं। तो इसमें एक टाइप है फैक्टर्स। फैक्टर्स वो एजेंट्स होते हैं जिनको गुड्स हम दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल अपना गुड अपने बदले में उनको दे देता है कि तुम ही मेरा सामान बेच दो, और उनको एक अथॉरिटी देते हैं कि तुमको जो ये रेट मेरा है, ये मतलब कुछ रिजर्व एक रेट होता है जो इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा तुमको जो सही लग रहा है, जितना आपको सही लग रहा है आप उतने पे बेच सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है फैक्टर्स के पास कि वो अपना भी एक्सरसाइज कर सकता है अपना, कि उसको किस रेट पे बेचना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है। और जो भी प्रिंसिपल ने उसको बोला है कि ये कम से कम ये रेट होना चाहिए और बाकी तुम देख लो, इससे नीचे नहीं बेचना है, बाकी तुम्हें जितना पे भी अच्छा हो जाए तो उतने पे बेच देना। तो उसके पास एक अधिकार होता है उस सामान को रखने का, कि वो सामान के अगेंस्ट लियन का राइट एक होता है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब अपने सामान की तरह उसको ट्रीट कर सकता है और सेल कर सकता है। ठीक है। वो उस सामान के बदले में अब वो प्रिंसिपल के बदले में सामान की डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर सकता है, और उसी सामान को कैश पे या क्रेडिट पे जो वो बेहतर समझे वो बेच सकता है। सेकेंड होता है ब्रोकर। ब्रोकर भी मर्केंटाइल एजेंट का एक दूसरा टाइप है जो बायर एंड सेलर के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। वो क्या करते हैं, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के होता है वो काम। जैसे मान लो कि सेल्स एंड परचेज ऑफ कोई लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो जैसे ही उसका परचेज या सेल हो जाएगा, शेयर्स है या कोई प्रॉपर्टी है, इसमें ब्रोकर्स का काम आता है। तो जैसे ही वो काम हो जाएगा, ये जो रिलेशनशिप है कंप्लीट हो जाएगा, फिर से दूसरे सेल के लिए या दूसरे इस तरीके के परचेज के लिए आप दूसरा भी किसी ब्रोकर को हायर कर सकते हैं और उसको भी रख सकते हैं। मतलब वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है उस डीलिंग्स के साथ ही। ठीक है। ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर सम कमीशन, राइट। ये आपसे कुछ कमीशन लेते हैं इन टर्न ऑफ देयर सर्विसेज, जो भी आपको सर्विसेज देते हैं उसके बदले में। ऑक्शनियर्स, ऑक्शनियर्स भी मर्केंटाइल एजेंट है जिसको अपॉइंट कर सकता है प्रिंसिपल खुद, या प्रिंसिपल किसी सॉलिसिटर या एडवोकेट के थ्रू ऑक्शनियर को ला सकता है, उसको कुछ कमीशन देगा और ऑक्शन सेल करवाने के लिए इसको हायर किया जाता है, ताकि ये पूरा जो ऑक्शन की एक्टिविटी है उसको ये कंडक्ट करे और कस्टमर को इसके लिए इनवाइट करे, ऑक्शन के लिए बुलाए और फिर वो काम का को पूरा प्रोसेस करे। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन करने की, करवाने की, अमाउंट लेने की और हैंड ओवर करने तक की किसकी होती है? ऑक्शनियर्स की होती है। यहाँ पर एक केस है जो मैं बोल रही हूँ कि रिजर्व प्राइस की बात कर रही हूँ, तो रेनबो एंड हॉकिंस केयर के बीच में ये केस है जहाँ पे एच जो होता है वो एजेंट होता है, एन उसको बोलता है कि उसका जो कोई पौनी होता है, ठीक है ना, पौनी किसको बोलते हैं? नहीं मालूम? नो मैम। किसी को नहीं मालूम? नो मैम। अरे पौनी मीन सिंपल हॉर्स, पौनी टेल पता है ना, अच्छा। दूसरे तरह का टट्टू या हॉर्स, ठीक है ना, इसीलिए पॉनी टेल, उसके ही टेल जैसा पॉनी टेल होता है, इसलिए नाम पड़ा उसका। नाउ एन टू सेल हिज पॉनी बाय ऑक्शन, वो बोलता है कि आप मेरे पॉनी को बिचवा दो, ऑक्शन करवा दो। कितना? जो रिजर्व प्राइस है, मतलब जो मिनिमम प्राइस मैंने बोला है वो कम से कम 25 पाउंड का
होना चाहिए, इससे कम मैं नहीं बेचूंगा। आप 25, 26, 27 जितने पे भी भिजवाना है भिजवा दो, ठीक है। अब एच को गलती से वो याद नहीं रहा कि दैट इज द रिजर्व प्राइस, मतलब तो सबसे कम जो प्राइस है वो 25 पाउंड है, और उसने क्या किया कि जो बायर था उसके सामने 16 पाउंड रिवील कर दिया, ठीक है, उसके मुंह से 16 पाउंड निकल गया। अल्दो रेनबो ने साफ, एच ने, हॉकिंस के ने साफ साफ कहा था कि वो 25 पाउंड से नीचे में नहीं बेचेगा घोड़े को, लेकिन सिंस ऑक्शनियर अपॉइंटेड, प्रिंसिपल द्वारा अपॉइंटेड एजेंट है, और एजेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी के साथ आपको बाइंड कर देता है, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट नक्की करता है आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो फाइनलाइज करता है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और हैंस हॉकिंस केयर हैज टू एग्जीक्यूट, हैज टू सेल हिज पॉनी ऑन 16 पाउंड ओनली। समझ में आया? मैम कुछ वेटिंग में शायद के देखिए, ठीक है। ये समझ में आया कि तो जो एजेंट्स होते हैं या जो ऑक्शनियर्स होते हैं वो अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकते हैं, इवन इफ उनका जो लोएस्ट रेट है उससे नीचे भी अगर उन्होंने डील फाइनल कर लिया है, तो नाउ प्रिंसिपल हैज टू एग्जीक्यूट दैट, फाइनलाइज दैट डील, राइट। नाउ कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट किसको फिर लॉस हो जाएगा ना उसको, तो लॉस तो हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट कर रखा है तो उसकी सी द प्रिंसिपल और जो एजेंट है उनका रिलेशनशिप भी ऐसा होता है कि सपोज करो यहाँ पे 16 पाउंड में सॉरी 16 पाउंड में आपके ऑक्शनियर ने फाइनल किया है ये डील, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि जो रिलेशनशिप होता है एजेंट और किसका, प्रिंसिपल का, वो ऐसा होता है कि हर एक काम चूंकि प्रिंसिपल खुद नहीं कर सकता, इसीलिए एजेंट द्वारा काम किया गया काम भी ऐसा माना जाता है कि मानो कि प्रिंसिपल ने खुद ही किया है। तो इवन इफ यू आर इनकरिंग लॉस ऑफ 4 पाउंड, लेकिन आपको फिर भी वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा पार्टी तो यही समझ रहा है कि आपके एजेंट ने किया, इसका मतलब आपने किया है। समझ में आया? यस मैम। तो हमने जब पहले ही बताया था आपको कि जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि एजेंट बाइंडिंग यानी कि अपने प्रिंसिपल को किसी थर्ड पार्टी के साथ बाइंड कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी में एंटर करवा सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो नुकसान होने के बावजूद भी उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन के लिए काम करते हैं। दे आर बाइंग और सेलिंग गुड्स, ये सामान को बेच भी सकते हैं, सामान को खरीदने में भी कमीशन ले सकते हैं, बेचने के लिए भी कमीशन ले सकते हैं। ये जो होते हैं बीच के होते हैं, ऑलवेज एजेंट्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द प्रिंसिपल। तो ये सेलर के लिए बायर ढूंढने में हेल्प करते हैं और बायर के लिए सेलर ढूंढने में काम हेल्प करते हैं, एंड दे रिसीव कमीशन फ्रॉम दिस, ठीक, दे रिसीव्स कमीशन अगेंस्ट दैट, राइट। और अब डेल क्रेडर एजेंट बोलते हैं। डेल क्रेडर एजेंट एक्चुअली समझ लो थोड़ा सा रिस्की एजेंट होता है, गारंटर के रूप में भी ये काम करता है और एजेंट के रूप में काम करता है। रिस्क क्या लेता है ये रिस्क लेता है कि प्रिंसिपल को बोलता है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ वो आपको इस प्रॉपर्टी के बदले में या कोई भी सामान जो भी हम सेल कर रहे हैं, जिस भी चीज का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बदले में आपको इतना पैसा देगा ही देगा, और अगर नहीं देगा तो आई विल पे यू। समझ में आया? यानी वो गारंटर का भी काम करता है, इसीलिए इनका जो कमीशन होता है वो कंपैरेटिवली कमीशन एजेंट से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं। समझ में आए? अच्छा, फिर से बताती हूँ। डेल क्रेडर एजेंट का मतलब होता है कि वो उसका जो कमीशन होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेगा, वो आपसे एक्स्ट्रा पे लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको जो एजेंसी का सर्विसेज है वो तो वो दे ही रहा है आपके सामान के लिए। अगर आपको बायर चाहिए या अगर आपको सेलर चाहिए या जो भी काम के लिए आपने उसको रख रखा है वो तो करेगा ही, साथ ही वो आपको गारंटी भी देगा कि जो ये हमने डील किया, मान लो ये हमने कुछ 50,000 का ट्रांजेक्शन किया है या 5 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, तो ये मैं आपका पैसा डूबने नहीं दूंगा, राइट। ये जो मैं जिस पार्टी के साथ आपका डील करवा रहा हूँ, he will give you 5 लाख रुपीज, and if any cases if he will not give you 5 लाख रुपीज for this property, I will give you the rest। समझ में आया? रिस्क हेज करने में हेल्प करेगा मतलब।
बिल्कुल, ये रिस्क लेता है तभी इसका जो कमीशन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे लेता है, और वो आपको एजेंसी की सर्विसेज भी देता है, एजेंट का काम भी करता है, और साथ ही आपके लिए वो एक गारंटर का भी काम करता है कि आपने जो भी सेल परचेज किया वो आपका अगर कहीं पे भी आपको नुकसान हो रहा है तो दैट डील क्रेडिटर एजेंट इज टेकिंग द लायबिलिटी ऑफ फुलफिल दैट पर्टिकुलर और कंपनसेट दैट लॉस। ठीक है। यस मैम। नाउ बैंकर, मैंने उस दिन बोला था कि मैं अभी नहीं बताना चाह रही थी ये, क्योंकि ये बात बाद में आएगी तो मैं उस समय बताती। अभी फिर से बता देती हूँ, बैंकर और कस्टमर के बीच में नॉर्मल रिलेशन होता है डेटर और क्रेडिटर का, लेकिन हम लेन देन, ठीक है ना, जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो हम हो जाते हैं क्या, डेटर, और वो हो जाता है क्रेडिटर जब हम उनको अपना सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डालते हैं तो वो हो जाते हैं क्रेडिटर और हम हो जाते हैं डेटर। ठीक है, ये रिलेशनशिप तो चलता रहता है बैंक के साथ कस्टमर का। साथ ही बैंक या बैंकर हमारे लिए एक एजेंट का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि वो समय समय पर जब भी हम उसको ऑर्डर्स देते हैं थ्रू चेक, थ्रू ड्राफ्ट या किसी भी तरीके से कि हमारे ये पैसा यहाँ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वहां भेजना है या इतने का डीडी बनाना है, तो ही विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वो हमारे काम को एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए बैंकर भी क्या है, एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस नाउ मैम। नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स, हमने उस दिन आपको बताया था कि कुछ नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स भी होते हैं, जिसमें जो आपके वकील हैं, जो आपका इंश्योरेंस एजेंट्स है, जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। अगर कोई कहीं भी, क्या तुम लोग को कहीं भी इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना था क्या बीबीए में कहीं पे भी? नहीं। इस बार ओके, पढ़ना इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस में पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस मैंने नहीं पढ़ा है, तो आई कैन नॉट से यू कि उसमें है कि नहीं है। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द फॉरवर्डिंग एजेंट्स, क्लियरिंग एजेंट्स, बिल ऑफ लैडिंग, ये सब क्या होता है। ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में यूज होते हैं। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स पे फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं जो नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स वो होते हैं जो किसी कमीशन के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपका जो अटॉर्नी है या आपका जो वकील है, सॉलिसिटर है या इंश्योरेंस एजेंट, वो आपसे कुछ नहीं लेता। आपसे कुछ लेता है क्या? कोई कमीशन लेता है क्या? नहीं। आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो LIC का एजेंट है, वो आपसे कुछ नहीं लेता। आपके ट्रांजेक्शन से आपने जो भी पैसा दिया है वो LIC में जमा करेगा, एंड देन आपके कमीशन, जो उसका कमीशन बनेगा, दैट LIC विल पे ही, राइट? होता है ना? तो दे आर नॉन कॉमर्शियल या नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं। ये डायरेक्ट आपसे कुछ कमीशन या आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं। सिमिलरली क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी होते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं कि हाउ वाइफ इज एजेंट। ठीक है ना? सबसे पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में वाइफ को एजेंट माना गया। वाइफ को पूरा अधिकार है, पूरी ऑथोरिटी है कि वो अपने हस्बैंड के नेम पे क्रेडिट ले सके, शॉपिंग कर सके, खर्चा कर सके। ठीक है ना? एज लॉन्ग एज दे आर लिविंग टुगेदर, जब तक कि वो लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो वाइफ को एजेंट मतलब कि वाइफ जो भी खर्चा करी, आप ये समझिए कि हस्बैंड कर रहा है, एंड यू कैन गिव देम व्हाटएवर शी इज आस्किंग फॉर। लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में इसको रोका जा सकता है। ठीक है ना? रोका जा सकता है कि मान लो वाइफ बहुत ज्यादा खर्चा करती है, ठीक है ना, इतना खर्चा करती है कि एकदम हस्बैंड एकदम अब कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे कंडीशन में, या फिर वो आदतन उसकी ऐसी है कि वो अगर आपने उसको सफिशिएंट पैसा दे रखा है खर्चा करने के लिए, फिर भी वो उससे ज्यादा का खर्चा कर लेती है, आदत ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हस्बैंड चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है। अल्दो वाइफ को पूरी ऑथोरिटी है कि आप अपने हस्बैंड के नाम को प्लेस करते हुए क्रेडिट ले सकते हैं, जो भी नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हस्बैंड इस पर रोक लगा सकता है अगर वो कुछ काम करे तो। जैसे कि अगर हस्बैंड एक्सप्रेसली अपने वाइफ को मना करे कि आप क्रेडिट पे कुछ भी परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, तब भी अगर वाइफ परचेज करती है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि हस्बैंड जो जिससे भी वो ज्यादा सामान लेता है उनको नोटिस दे दे कि नहीं, अभी मैंने उसको मना कर दिया और आप लोग जिसको क्रेडिट पे देना बंद करिए, ऑलरेडी बहुत हो चुका है, अब मैं नहीं पे कर सकता। तो इस ऐसे में आपकी लायबिलिटी, हस्बैंड की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। सेकेंड है, अगर जो भी गुड्स हमने परचेज किया वो अगर
कोई नेसेसरीज गुड नहीं है, ठीक है ना। नेसेसरी मतलब कोई जरूरत की चीज नहीं, बेफजूल खर्ची है, ठीक है ना। अगर इस तरीके का फजूल खर्चा में अगर आप वाइफ ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया तो भी वो हस्बैंड इस चीज को बोल सकता है ये फजूल खर्ची के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। एंड साथ ही जिस पार्टी जिस कहीं से भी वो ले रही है वहां पे आप बता सकते हैं, नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ कि वो अपना बिल खुद ही क्लियर करे। थर्ड है उसको, और if husband has given the sufficient funds for purchasing necessaries she needed, जो भी उसको जरूरत है, ठीक है ना, उसको परचेज करने के लिए हस्बैंड ने ऑलरेडी उसको इतना पैसा दे रखा है कि आप ले सकते हो, तब भी। और ये चीज सेलर के नॉलेज में भी है कि इनके पास इतना पैसा देकर गए हैं, वो जो भी वो ज्वेलरी लेने आई है या जो भी वो सामान लेने आई है उनके पास इतना पैसा है कि वो उस हिसाब से परचेज कर सकती है। तो भी अगर आप उनको क्रेडिट पे दे रहे हो तो आप क्या दे रहे हो, नहीं देना है, क्योंकि ये हस्बैंड हमेशा नहीं भरता रहेगा। एंड द लास्ट वन इज, अगर ट्रेडर या फिर जो क्रेडिटर है उसको इंटीमेट कर दिया हस्बैंड ने फोन करके नोटिस दे करके, जैसे खुद जा करके मना कर दिया कि मेरी वाइफ को आप मत दीजिए कर्जे पे, मैं अब नहीं पे बैक कर पाऊंगा, ऐसे तीनों चारों सर्कमस्टांसेस अगर फुलफिल होते हैं देन वाइफ सीजेस टू बी एजेंट। तब वो आपको तब वो किसी के अपने हस्बैंड के नाम पे प्लेस करके क्रेडिट पे नहीं कर सकते, खरीद सकते, अदरवाइज ले सकते हैं। और एक और सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे अगर वाइफ इज लिविंग अपार्ट फ्रॉम हिज हस्बैंड, तो अगर वो लोग अलग अलग हो गए हैं, इवन इफ डिवोर्स हैज नॉट बीन डन, लेकिन वो अलग अलग रह रहे हैं, तो भी हस्बैंड की लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये तो वाइफ का हो गया। अब हम आते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स में। फॉरवर्डिंग एजेंट कब बोलते हैं, देखो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टर्म है। कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको करना होता है, ये इतना सिंपल नहीं होता जितना डोमेस्टिक ट्रेड में होता है। गुड्स को कलेक्ट करना प्रिंसिपल से और फिर उसको शिपिंग कंपनीज में फॉरवर्ड करना, यानी कि जो बेच रहा है और जो पार्टी खरीदने वाला वो दोनों अलग अलग ओवरसीज रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। तो एक जो बेचने वाली पार्टी है वो क्या करेगी, एक फॉरवर्डिंग एजेंट को रिक्रूट करती है, ठीक है। वो प्रिंसिपल से सामान लेगा और शिपिंग कंपनी में जाकर कुछ सामान को हैंड ओवर कर देगा, उससे उसके अगेंस्ट लेटर ले लेगा, या जो एक्नॉलेजमेंट होता है कि हमने आपको क्या क्या हैंड ओवर किया, ठीक है ना, वो शिपिंग कंपनी से वो एक्नॉलेजमेंट ले लेगा और वो उसको बाहर भेज देगा। तो ये फॉरवर्डिंग एजेंट जो होते हैं वो सामान को बाहर एक्सपोर्ट करने में किसकी मदद करते हैं, जो पार्टी बेच रहा होता है, यानी कि सप्लायर या सेलर की हेल्प करते हैं, इसको हम फॉरवर्डिंग एजेंट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है क्लियरिंग एजेंट। ये क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे कंप्लीटेड वेरियस कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स एंड एक्सचेंज ड्यूटी, कस्टमर्स लिखा गया, मैं इसको चेंज कर दूंगी। कस्टम्स एंड एक्सचेंज का जो फॉर्मेलिटीज होता है ये क्लियरिंग एजेंट करता है। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका सामान मान लो आ गया है, यहाँ से हमने कहीं भेजा, जापान भेजा, कहीं भी भेजा, वहां से अब क्या करना है, सामान को छुड़ाना है, तो क्लियरिंग एजेंट आएंगे, जो भी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा, जो चेक करना होगा कि कितना सामान आया था, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट एक पेपर दिया जाता है वहां पे फॉरवर्डिंग एजेंट को और एक पेपर रह जाता है शिपिंग कंपनी के साथ। शिपिंग कंपनी बोल सकती है कि ये ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए, दिस वुड बी कस्टम्स, ठीक है ना, इसको मैं बाद में चेक कर दूंगी सही। तो ये आप ले लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि इतना सामान आपका है, वो सारा चेक करके क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, पैसा दे देगा शिपिंग कंपनी को कि आपने शिप करके मेरा सामान ले, तो जो भी उसका किराया होगा वो पे करके सामान को वहां से निकाल करके ले आएगा और जो पार्टी खरीद रही है उसको देगा, ठीक है। इसको हम क्लियरिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एजेंट और सर्वेंट के बीच में डिफरेंस है, देख लेते हैं। देखो एजेंट जो होते हैं उनको क्या होता है, उनका एक वेल डिफाइंड ऑथोरिटी होता है, स्कोप ऑफ ऑथोरिटी हमने पहले ही पढ़ा था कि एजेंट जो काम करता है वो अपने गिवन ऑथोरिटी के स्कोप में ही काम करता है। अगर वो उस स्कोप से बाहर हट करके कुछ अपना डिसीजन लेता है या कुछ अपना दिमाग लगाता है तो उसके वजह से अगर कुछ नुकसान होता है प्रिंसिपल को, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, वो नुकसान की भरपाई किसको करना पड़ेगा, एजेंट को करना पड़ेगा। लेकिन सिंस दे हैव अ वेल डिफाइंड रोल, वेल डिफाइंड ऑथोरिटी कि आपको इसी एरिया में इसी अधिकार से आपको काम करना है, ये आपका रहा राइट का बाउंड्री, इतना राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो एजेंट क्या करता है कि अपने प्रिंसिपल को लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में बाइंड करता है यूजिंग द लिमिटेड ऑथोरिटी और स्कोप गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल। बट सर्वेंट को ऐसा कोई ऑथोरिटी नहीं होता है कि वो अपने मास्टर को किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल बाइंडिंग में बाइंड कर सके, नहीं होता है।
क्योंकि सर्वेंट को कोई अथॉरिटी नहीं होती है, दे आर ऑलवेज अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर मास्टर, राइट। नेक्स्ट है ऐसे ही है, एन एजेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। यस, अभी मैंने बताया कि एजेंट को अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज करना होता है, यानी जब टर्म्स एंड कंडीशंस हम देते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, उसी समय उसको पता रहता है कि उसको क्या क्या उसकी अथॉरिटी है। इसीलिए हर हमेशा एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के सुपरविजन में या डायरेक्ट कंट्रोल में काम नहीं करता है, वो उस अथॉरिटी या इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करता है जो उसको एक बार दे दिया गया है। लेकिन सर्वेंट डिफरेंट चीजों के लिए क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल या सुपरविजन में होता है अपने मास्टर के, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड है, एन एजेंट हैज एन ऑथोरिटी टू बाइंड हिज प्रिंसिपल। ये तो तुम लोगों को पता है कि एजेंट के पास सिंस ऑथोरिटी है तो वो अपने प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में बाइंड कर सकता है, व्हाइल सर्वेंट हैज नो ऑथोरिटी, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट बाइंड हिज मास्टर टू द थर्ड पार्टी। Fourth, a principal is always liable for the wrongs of his agent done within the scope of the agent's authority. अगर एजेंट अपने ही ऑथोरिटी का एक्सरसाइज करते हुए भी कुछ गलत करता है, जैसा कि हमने अभी ऑक्शनियर के केस में आपको एग्जांपल्स दिया था, तो भी क्या हो गया, उसकी गलती के कारण भी प्रिंसिपल को नुकसान सह करके भी अपने पॉनी को बेचना पड़ा, बिकॉज ही इज लायबल टू एग्जीक्यूट ऑल दोज प्रॉमिसेस व्हिच हैज बीन डन बाय द एजेंट अंडर दैट पर्टिकुलर स्कोप ऑफ ऑथोरिटी, राइट। ये हमेशा याद रखना कि जो अथॉरिटी है इसको क्रॉस नहीं कर सकता एजेंट। अगर एजेंट कुछ काम करता है अपने अथॉरिटी के सीमा रेखा को पार करके, तब प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो सारी काम करता है उस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए, उससे कुछ गलती हो जाती है और वो बाइंड करता है, तो फिर क्या होगा, वैसे में प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हाँ, जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सर्वेंट के केस में, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर सर्वेंट से कुछ गलती होती है तो मास्टर इज लायबल। अदरवाइज अभी वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, अभी वो बेरिया काम कर रहा था लेकिन वो काम छोड़ चुका है, ठीक है ना, कभी 1 महीना पहले या 1 दिन पहले या 10 दिन पहले वो काम करता था, लेकिन अब निकल चुका और बाहर जाकर उसने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ गलती कर दी, तो अब क्या मैं उसके लिए लायबल हूँ? No, ma'am. नहीं लायबल। तो इसीलिए एम्प्लॉयर में एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में अगर कुछ गलती होती है तो जो मास्टर होता है वो लायबल उसकी गलतियों के लिए हो भी सकता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अलावा, ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे कुछ गलती करता है जिसका एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, वो सर्वेंट है तो हमारे सर्विसेज के लिए, अगर वो सर्विसेज के अलावा कुछ अपने पर्सनल लाइफ में गलती करता है, देन उस गलतियों के लिए मास्टर्स लायबल नहीं होगा। नाउ अगेन मैम फिर हाँ, मैम फिर ऐसे में तो एजेंट भी अपने पर्सनल लाइफ में कोई गलती करता है तो उसके लिए भी तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो पर्सनल लाइफ में ठीक है, लेकिन अगर एजेंसी के इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करते हुए वो कुछ काम करता है, अभी हम आएंगे ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स पे, जहाँ की मान लो कि कुछ उसको काम करना है, जहाँ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और उसको बात करनी चाहिए थी अपने प्रिंसिपल से, ठीक है ना, कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, और वो अपने मर्जी से वो अपने हाथ में ले लेता है डिसीजन और ले लेता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कुछ नुकसान हो जाता है प्रिंसिपल का, तो स्कोप के बाहर गया ना और उससे गलती हुई, तो ऐसे गलतियों के लिए कौन होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, ठीक है। अपने स्कोप को अगर वो लांगेगा, अपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस के परे जाकर के काम करेगा, तो वो लायबल, तब फिर एजेंट प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। अदरवाइज स्कोप में रहते हुए भी अगर उसने कुछ गलती की लेकिन वो एजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो एजेंसी का ड्यूटीज है उससे रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। एम्प्लॉयर, अच्छा इसमें क्या है, एन एम्प्लॉयर और master is liable for the wrongs of his servant if such wrongs are committed in the course of the employment, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में रहते हुए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड उसने कुछ गलती की, तो फिर जो है मास्टर, वो यहाँ पे भी मास्टर लायबल होगा, लेकिन उसके परे, ठीक है, जो उसके एम्प्लॉयमेंट एरिया में नहीं आता है, उसके परे अगर कुछ गलती की तो यहाँ पे मास्टर या एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। ये समझ में आया? मैम एक बार फिर से। अपने एजेंट के गलती करने के कारण, अगर एजेंट ने उस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जो जो आपने उसको अथॉरिटी दी थी, उस अथॉरिटी को फॉलो करते हुए अगर उससे कुछ गलती हो गई है, तो उस गलत कॉन्ट्रैक्ट को भी एक प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, निवाह करना पड़ता है, क्योंकि वो गलती, वो इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दिया था, उतनी अथॉरिटी उसके पास थी,
उसमें उससे कुछ मिस्टेक हो गई और उसके गलती हो गई, अब थर्ड पार्टी बोल रहा है कि मैं तो अग्री करता हूँ, आपके एजेंट से मेरी बात हो गई थी, नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, तो प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन सर्वेंट के केस में क्या, मान लो सर्वेंट के केस में मैं बताती हूँ कैसे, कि मान लो उसको दिया हमने 50 रुपया की जाकर के कुछ सामान ले आओ, उसने क्या किया, 50 रुपए का सामान आपके लिए खरीदा और 10 रुपए का कुछ और भी ले आया, ठीक है ना, जो आपने उसको नहीं बोला था, और वो ले आया और आपके क्रेडिट पे लिखाते जा रहा है, जबकि ना ही आपने दुकानदार को बोला हुआ है कि आप इसको क्रेडिट पे कुछ दीजिए, और ना ही उसको लेना है, आपने उसको बोला हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो टर्म्स है वो क्या है, 50 रुपीज वो लेकर के गया, ऑलवेज यू पे हिम ऑन द कैश, ठीक है ना, हम उसको क्रेडिट पे, हाँ अगर बोल देगा मालिक कि इसको आप क्रेडिट पे दीजिएगा, तब तो चाहे वो जितने का भी क्रेडिट ले ले, ठीक है ना, ये मास्टर की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो पे करे। लेकिन अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है मास्टर ने, तब भी कोई शॉपकीपर उसको उधार पे कुछ सामान दे रहा और बाद में क्लेम करेगा मास्टर से, तो क्या मास्टर लायबल होगा उस पेमेंट के लिए? होगा? नहीं होगा, क्योंकि नहीं उसने होगा। ना तो शॉपकीपर को बोला हुआ है कि इसको आप क्रेडिट पे दीजिए, और ना ही उसको बोला हुआ है कि तुम जाकर के कुछ क्रेडिट पे लो, वट एवर आई एम गिविंग यू, इस पैसे में जितना आता है उतना ही लो, नहीं तो वापस आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा तो ये क्या, वो एम्प्लॉयमेंट कोर्स से एक्स्ट्रा अगर कुछ वो अपना काम करता तो उसके लिए मास्टर्स लायबल नहीं होगा, राइट? यस मैम। यस मैम। नाउ एन एजेंट्स मोड ऑफ रेम्यूनरेशन में वैरी, यानी एजेंट का जो रेम्यूनरेशन का मोड होता है वो वैरी हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है, ब्रोकरेज के रूप में हो सकता है, वो अलग अलग रूप में वो ले सकता है, रेगुलर सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। लेकिन सर्वेंट के केस में नॉर्मली ये कमीशन नहीं होता है, नॉर्मली इट इज पेड एज वेजेज, ठीक है ना, वेजेज, मंथली वेजेज के रूप में आप उसको पे करते हैं, राइट? और लास्ट है ये, हाँ ये लास्ट है इसका डिफरेंट का, एन एजेंट मे वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल्स एट वन एंड द सेम टाइम। एक समय एक एजेंट बहुत सारे प्रिंसिपल्स के लिए काम कर सकता है। आपने देखा था कि को प्रिंसिपल्स भी होते हैं और को एजेंट्स भी होते हैं, राइट? हमने दोनों ही आपको बताया था इससे पहले। तो एक एजेंट 2-3 मालिकों के लिए काम कर सकता है एक साथ, लेकिन एक सर्वेंट अगर वो फुल टाइम सर्वेंट है तो नॉर्मली वो एक बार में एक ही मास्टर को सर्व कर सकता है, राइट? यस मैम। अगर वो Yes, फुल ma'am. टाइम सर्वेंट हो तो, ठीक है ना। अगर वो पार्ट टाइम है तो फिर वो बहुत सारे को कर सकता है, लेकिन फुल टाइम सर्वेंट कैन नॉट सर्व मल्टीपल मास्टर्स एट वन टाइम। नाउ ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स है, अभी ड्यूटीज ऑफ एजेंट पढ़ेंगे एंड देन राइट्स ऑफ एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा हम लोग का क्लास तो फिर से मैं शुरू करूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अटेंडेंस में बना नहीं रही। सबसे पहला पॉइंट है टू कैरी आउट द वर्क अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, यानी सबसे पहले एजेंट से क्या उम्मीद की जाती है कि वो जो काम करेगा वो वैसे ही करेगा जिस तरीके का इंस्ट्रक्शंस उसको मिला हुआ है, ठीक है ना, जिस तरीके का इंस्ट्रक्शंस उसको दिया गया। अगर वो कोई भी काम उस इंस्ट्रक्शन से अगेंस्ट जाकर के करेगा और अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो ये नुकसान की भरपाई क्या करना पड़ेगा। अब एजेंट नहीं, अब प्रिंसिपल जो है वो, ठीक है, कहीं दूसरी जगह अगर उसने थर्ड पार्टी के साथ उसको बाइंडिंग कर दिया तो वहां वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन जो उसको नुकसान हुआ है दैट पर्टिकुलर लॉस शुड बी मेक गुड बाय द एजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया और इसलिए ये नुकसान हुआ। समझ में आया? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. देखो एग्जाम्पल है अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस, हाँ कोई ब्रोकर है, ठीक है ना, और वो जिसके लिए भी काम कर रहा है उसके बिजनेस में किसी भी चीज को क्रेडिट पे देने का कस्टम नहीं रहा। अच्छा ठीक है, बिजनेस का एक रूल होता है कि कई बार आप क्रेडिट पे भी देते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे जहाँ पे क्रेडिट नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर वो उस तरह के बिजनेस में जहाँ पे क्रेडिट नहीं अलाउड है, लेकिन एजेंट ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को, सपोज करो टी को, क्या किया, क्रेडिट पे दे दिया। वो बोल रहा था कि क्रेडिट पे दे दो, मैं आपको जो रिटर्न दूंगा वो ज्यादा दूंगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट जो आपको वापस करूंगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पे वापस करूंगा, आप मुझे क्रेडिट पे सामान दो। तो विदाउट कंसल्टिंग पी एजेंट ने क्या किया, दे दिया सामान टी को क्रेडिट पे, किसी थर्ड पार्टी को क्रेडिट पे। नाउ टी बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब टी क्या हो गया, मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब क्या ये नुकसान पी को झेलना पड़ेगा या टी को या ए को झेलना पड़ेगा? एजेंट और प्रिंसिपल है ये। जल्दी, ये नुकसान
ए को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपने अपने इंस्ट्रक्शंस को, हमारे इंस्ट्रक्शंस में साफ था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्रेडिट पे कुछ नहीं देते हैं किसी को, लेकिन आपने अपनी मर्जी से उस इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हुए क्या किया कि क्रेडिट पे सामान बेचा, और अब वो वापस पार्टी जो है वो पैसे वापस करने के कंडीशन में नहीं है, तो जो नुकसान है वो एजेंट का होगा, ना कि प्रिंसिपल का। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। नॉर्मली एजेंट्स से ये एक्सपेक्टेशंस होता है कि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो ये माना जाता है कि ये बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो आपके पास ठीक वैसे ही स्किल्स हैं, वैसे ही टैलेंट्स हैं जैसे कि नॉर्मली इस बिजनेस को करने वाले लोगों के पास होता है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ही एडवांस में अपने प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, here it is written that an agent is sound to conduct। एजेंट को माना जाता है कि वो इतना साउंड है, यानी कि वो इतना मच्योर है कि वो इस बिजनेस के एजेंट की वो कंडक्ट कर सकता है। इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी टैलेंट की जरूरत है वो ऑलरेडी किसमें है, जिसको हम एज एन एजेंट रिक्रूट करें उसके पास है। Unless the principal has notice of his lack of skill। Unless आपने खुद से नहीं बताया कि नहीं मैं इस तरीके का बिजनेस या इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया हूँ, तो आई डोंट नो। हाँ, अगर आप ये बता देते हैं तो आपके ऊपर सुपरविजन रहेगा, वो आपको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, और आपकी गलतियों का पूरा दारोमदार आप पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनसे बोलते हो कि नहीं मैंने ऐसा हैंडल किया हुआ, आई कैन टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, आप निश्चिंत रहिए, और तब जाकर के वो आपको अपना बिजनेस देते हैं, तो ये माना जाता है कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर एजेंसी। ऐसे में, ठीक है ना, ऐसे में उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने डिलीजेंस से, अपने स्किल जो उसके पास है उसको यूज करते हुए अच्छे से काम करे नॉर्मल। और अगर उसके नेग्लेक्ट की वजह से, या उसके लैक ऑफ स्किल या मिसकंडक्ट की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से, उसके नेग्लिजेंस की वजह से, या उसमें वो स्किल ही नहीं था, ठीक है ना, जो काम कर रहा था उसको काम को कैसे किया जाता था, दैट स्किल इज लैकिंग दैट पर्टिकुलर एजेंट, इसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो क्या होगा, उस नुकसान को अगेन एजेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन but he is not liable to his principal in respect of loss or damages which is indirectly or remotely। उसके डायरेक्ट मिसकंडक्ट से, नेग्लिजेंस से, लैक ऑफ स्किल के कारण जो नुकसान होता है उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उससे डायरेक्ट अभी कोई ऐसा उसकी गलतियों के कारण डायरेक्ट ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, रिमोटली और इनडायरेक्टली कहीं कुछ आपका नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से वो फिर उस नुकसान के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि पी क्या है, एक मर्चेंट है, ठीक है ना। पी एक मर्चेंट है जो कोलकाता में है, और उसका एक एजेंट ए है जो लंदन में उसके बदले में काम करता है। अब कोई पी का एक थर्ड पार्टी है जो उसको पेमेंट करना होता है, तो ये थर्ड पार्टी ने ए को पैसा दे दिया ऑन अकाउंट ऑफ पी के बदले में कि आप क्या करो, उसके अकाउंट में रेमिट कर दो। अब ए एजेंट से वो पैसे ले लिए और अपने पास रख लिए, उसने पी के अकाउंट में यानी प्रिंसिपल के अकाउंट में नहीं रेमिट किया, ठीक है ना। क्यों किया, केयरलेसनेस हुआ, ठीक है ना, आज कर दूंगा कल कर दूंगा के चक्कर में उसने अभी तक किया नहीं, अपने पास रखा रह गया। अब एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी क्या हुआ कि पी जो इंडिया में है, कोलकाता में है, जो मर्चेंट, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। नाउ ए इज लायबल फॉर टू पे फॉर द मनी एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द डे ऑन, जिस दिन से आपको पैसा मिल गया था और आपने नहीं पे किया, उस तारीख से जो भी इंटरेस्ट होता और जो भी पैसा आपके पास रह गया, दोनों के लिए क्या है, ए लायबल हो जाएगा। समझो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके नेग्लिजेंस की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है मैम। थर्ड, टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल आपसे डिमांड करता है कि लाओ मेरा, कई बार क्या होता है, आपके पास मान लो बहुत सारा शॉप है, ठीक है ना, बहुत सारा आपका स्टोर है, तो आप क्या करते हो, एक अगर आपके पास बहुत सारे शॉप है या स्टोर्स हैं और आपने वहां पे किसी मैनेजर को या स्टोर इंचार्ज को रिक्रूट कर रखा है, अब आप कभी कभी आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, कभी कभी आते हैं वहां पे देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो आपका पूरा हक है कि आप उस बैलेंस शीट को, उस बुक ऑफ अकाउंट को चेक करिए। और अगर ऐसे में वो स्टोर मैनेजर आपको नहीं चेक करने देता है तो उसके लिए भी वो लायबल है और आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं इस तरीके के बिजनेस में विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस।
ठीक है? यस मैम। हाँ, अब ये आया टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। अगर एजेंट अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पाता है जहाँ पे वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना, तो भी ऐसे कंडीशन में भी आपको कोशिश करना चाहिए। अगर आपने कोशिश की है, दो कंडीशन होता है कि एक तो आपको मौका ही नहीं मिला कांटेक्ट करने का और गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, आप चाहते नहीं थे कि नुकसान हो, लेकिन आपने फोन लगाया, लेकिन क्या है, तो एजेंट जो प्रिंसिपल है उसका फोन स्विच ऑफ है, हो सकता है ये। तो आपने कोशिश की, अगर आपने कोशिश की डिफिकल्ट कंडीशन में आपने अपने आप से एक्शन नहीं लेते हुए यू ट्राई टू कांटेक्ट प्रिंसिपल कि बताइए इसमें क्या करे, कैसे इस कंडीशन को से निकले या इसमें बचाए, लेकिन अगर आपने कोशिश की और बात नहीं हुई तो फिर आप सेफ है। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, ठीक है ना, आपने कोशिश ही नहीं की प्रिंसिपल से बात करने की, इवन इफ द सिचुएशन इज टफ, इवन इफ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू टेक, और आपने बिना किसी इंस्ट्रक्शन लिए ही डिसीजन ले लिया और कुछ गलती हो गई या फिर कुछ नुकसान हो गया, तो उसके लिए लायबल है। लेकिन आपने कोशिश की, आपने फोन लगाया और बंद था, और ऐसे में आपको नहीं समझ में आया कि अभी हम क्या करें, और आपने अपनी इच्छा से कुछ कर लिया, जो भी हो, या तो उसका अच्छा हो या नुकसान हुआ होगा, तो फिर ऐसे में आपकी लायबिलिटी नहीं हो। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है, यू ट्राइड योर बेस्ट टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, राइट, और आपने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने की कोशिश की। क्लियर? नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट है नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी कि अपने मर्जी से आपको कुछ डील नहीं करना चाहिए। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट का मतलब हो गया कि अगर एजेंट के पास कुछ भी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया, आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करिए। आप अपनी मर्जी से, अपने बिना प्रिंसिपल के कंसेंट से और बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए कोई मटेरियल सर्कमस्टांस, मटेरियल मतलब क्या होता है, मैंने शायद कभी बताया होगा आपको, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो, मटेरियल